देशवासी भाइयों, मैं पीड़ित हूँ। कल मैंने सुना 16 मजदूर रेल से कट गए। कुछ लोगों के लिए या राष्ट्रीय पैमाने पर देश के लिए यह एक घटना है। 16 आदमी कट गए, एक घटना है। लोगों ने शोक प्रकट कर दिया। उन लोगों को बहुत बहुत मेरा धन्यवाद है। लेकिन शोक प्रकट करना एक परंपरा, एक फैशन हो गया है। काम की बात होनी चाहिए। 16 मजदूर नहीं कटे हैं। 40 लाख मजदूर जो घिरे हुए हैं, कोरोना में पलायन कर रहे हैं पैदल भूख प्यास से। 40 लाख सब के सब कटे हुए जैसे ही हैं। ये 40 लाख जो बचे हुए लोग हैं, उनमें से कौन 16 था? ये सभी लोगों के साथ संभावना बनी हुई है। उनमें से कोई भी 16 आदमी हो सकता है। लेकिन मेरे लिए यह एक घटना नहीं है, एक बहुत बड़ा दुखांत नाटक है। 16 मजदूर कट गए, हमने सुन लिया, शोक मना दिया, वाह वाह वाह। ये क्या बात है? बात ऐसी नहीं है। 16 मजदूर कैसे पलायन कर रहे थे? रेलगाड़ी की पटरी पर। यह जरा सा सोचने की बात। भूख प्यास, तकलीफ से थकान हुई, जहां मौका मिला बेचारे वहीं पटा गए। शिक्षित प्राय तो होते नहीं है और उनको फुर्सत भी नहीं थी इतना विचार करने की। रेल बंद है, इसलिए उन लोगों ने वहीं शरण ले लिया, वही उनकी शरण स्थली बन गई। तो शोक प्रकट करने से तो आज हम शोक प्रकट करेंगे, फिर कल 16 कटेंगे, फिर 16,000 मरेंगे। इससे तो समस्या का परमानेंट समाधान नहीं न होगा। ऐसा हो ही नहीं। इसके लिए हमारा अर्थतंत्र मजबूत होना चाहिए और वो सरकार के हाथों में होना चाहिए। व्यक्तिगत संपत्ति में किसी का हक तो है नहीं, लेकिन सरकारी कोष में तो हक है सब किसी का। सरकारी खजाने में अगर पर्याप्त पैसे होते तो आज जो गरीबों की दशा हो रही है, मजदूरों की ही नहीं गरीबों की भी, घर घर में कैद हैं लोग, घर में अपने ही घर में सब लोग नज़रबंद हैं, लेकिन दुर्दशा हो रही है। जेल में तो खाना मिलता है, मुनासिब किस्म का काम होता है, लेकिन घरों में तो ऐसा नहीं हो रहा। अगर खजाने में पैसा होता सरकार के तो देश के ये गरीब लोग भी वैसे ही रहते जैसे कि धनिक लोग थे हैं। खैर, मेरी समझ से मामला कुछ और है। ये हमेशा ही चलता रहेगा। किसी न किसी रूप में गरीबों की मौत जारी रहेगी और ये शोक मनाने से काम नहीं चलेगा। समस्या का अस्थायी हल ये नहीं है। मैं तो समझता हूँ यह देश आज़ाद ही नहीं हुआ है। विदेशी ईस्ट इंडिया कंपनी से स्वदेशी ईस्ट इंडिया का हाथों में ट्रांसफ़र हो गया है जादुई ढंग से। अर्थतंत्र
पर जब सरकार का कब्जा नहीं है तो आम जनता का भी अर्थतंत्र पर कब्जा नहीं है, और आज़ादी का कोई मतलब नहीं होता है जब तक व्यक्तिगत संपत्ति है, व्यक्तिगत उद्योग धंधा है बड़ा बड़ा। यह सब जब व्यक्ति के हाथ में रहेगा, इंडिविजुअल के हाथ में रहेगा, एक खास वर्ग के हाथ में रहेगा, तो उसी के हाथ में सरकार भी होगी। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? कंपनी थी व्यापारियों की, और उसी ने हुकूमत किया, किसी सरकार ने हुकूमत नहीं किया। सरकार तो एक मशीन है, एक औजार है, उससे शासन चलता है, लेकिन वास्तविक उपभोक्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सदस्य थे, जो मेंबरान थे, वो थे, और आज स्वदेशी ईस्ट इंडिया कंपनी के हैं। देश का शासन सिर्फ ट्रांसफर हुआ, आम जनता को आज़ादी नहीं मिली है। आम जनता को आज़ादी मिलती जब आम जनता के हाथों में अर्थतंत्र भी होता, अर्थात सरकार के हाथों में होता। और मैं ये कोई गलत बात नहीं कर रहा हूँ, कोई काल्पनिक बात नहीं है, इसे खुद गांधीवादी लोगों ने अभी हाल में स्वीकार कर लिया है। अमोलवा आए हुए थे गांधी जी के कर्म भूमि में, वहाँ पर उन लोगों ने कह दिया कि ये चंपारण 100 बरस पहले भी वही है, जहाँ था वहीं पर आज भी पड़ा हुआ है। तो मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ कि आज़ादी नहीं मिली। आज़ादी अगर मिलती तो 100 बरस के बाद चंपारण या भारत वहाँ का वहाँ क्यों रहता? मजदूरों के लिए चंपारण या भारत वहीं का वहीं है, बल्कि इनकी पीड़ा और भी बढ़ गई है, लेकिन बहुत चालाक तरीके से, और इसको समझना मुश्किल है। व्यक्तिगत संपत्ति वैध है, आइड कर दे दीजिए, आपकी संपत्ति वैध हो गई। लेकिन संपत्ति कोई वैध नैतिक तरीके पर भी होना चाहिए। नैतिक स्तर पर जो ठीक नहीं है वो कानूनी स्तर पर भी ठीक नहीं होना चाहिए। लेकिन व्यक्तिगत संपत्ति तो कानूनी रूप से ठीक है, जिसने टैक्स दे दिया उसकी पूंजी सुरक्षित है, उस पर उसका अधिकार है। लेकिन औचित्य ये नहीं है। श्रम के द्वारा हर वस्तु का, हर संपदा का, हर संपत्ति का निर्माण होता है, और सामूहिक रूप से कोई भी धन श्रमिकों की संपत्ति है। आज ये धन जो उनकी कमाई है, अगर सरकार के कोष में होता तो उसका समुचित बंटवारा होता, लोग अपने घरों में आनंद में रहते। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। भयंकर पीड़ा से ये हिंदुस्तान गुजर रहा है। तो खैर, ये विषय इतना लंबा चौड़ा है कि मैं आप लोगों को अपने 85 वर्ष के अनुभव को नहीं दे सकता, जबकि मैं चाहता हूँ कि मैं दे दूँ, ताकि उससे आप लोगों को कुछ प्रकाश मिले, आगे आने वाले आपके बच्चों को कुछ राहत मिले, कुछ भला हो। लेकिन संभव नहीं है। 85 वर्षों के बाद मैं, वो आप खुद समझते चले जाएंगे, पीड़ाएं बढ़ेंगी, समझते चले जाएंगे। देश की जो हालत है वो ऐसा ही है जैसे देश में आग लगी हुई है, और कुछ लोग उस आग लगी में धन जमा कर रहे हैं। खैर, ये बहुत लंबा चौड़ा विषय है, मैं तत्काल थोड़ा समय लूँगा। बाइबल में एक कथा, एक प्रसंग आता है। ईसा की शिक्षा है, वो शिक्षा देते थे कि तुम अपने पड़ोसी से अपने जैसा ही प्रेम रखो। तुम अच्छा पड़ोसी बनो। तो किसी ने पूछा
अच्छा पड़ोसी कौन है? पड़ोसी कौन है? उन्होंने कहा कि तुम बताओ। एक व्यक्ति चला जा रहा था, रास्ते में किसी ने उसको, डाकुओं ने मिलकर मार दिया, लूट लिया, घायल कर दिया। एक आदमी उस रास्ते से गुजरा, देखा, चूचू चूचू करके चला गया। एक आदमी आया, चुपचाप चलता चला गया, उसने भी देखा। लेकिन एक तीसरा आदमी आया और उसने देखा, उस पर उसके पास जो शराब की बोतल थी, उसमें से शराब लगाया घायल जगह पर और उसे कंधे पर उठाया और शहर में ले जाकर के रख दिया किसी होटल में। उसको कुछ पैसे दे दिए और कहा कि मैं लौटूंगा तो तुमको और मैं पैसा दूंगा, इस पर जो खर्च आएगा तुम लगाना। तो बोलो, तुम्हारा पड़ोसी इन तीनों में से कौन हुआ? तो उसने जवाब दिया, वही जिसने मलहम लगाया, इंतजाम किया। तो इसको पड़ोसी कहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने, मैंने परसों सुना था, जो फंसे हुए मजदूर हैं उनका रेल भाड़ा उसने स्वीकार कर लिया था। कल मैंने ये सुना कि 16 आदमी मर गए मजदूर। तो कांग्रेस पार्टी को मैं अच्छा पड़ोसी समझता हूँ, मजदूरों का, गरीबों का। वैसे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। जब तक अर्थतंत्र सरकार के हाथों में नहीं आता है तब तक मैं किसी भी पार्टी से संतुष्ट नहीं हूँ। लेकिन तत्काल मैं कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद दूंगा, सोनिया गांधी को भी धन्यवाद दूंगा। वो अच्छी बहू हैं भारत की और उन पर हमको गर्व करना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो विदेश की रहने वाली हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। राजाओं की शादियां या अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व वालों की शादियां ऐसे ही होती हैं। वो हमारी पतोहू हैं और उनकी जो गैटी है, रहन सहन तरीका है या भारत के प्रति प्रेम है, वो सब प्रशंसनीय है। वो विषय अलग है। तत्काल मैं धन्यवाद दूंगा और बहुत ज़्यादा धन्यवाद दूंगा कांग्रेस पार्टी को, थोड़ी देर के लिए, अस्थायी रूप से नहीं। अस्थायी रूप से मैं तभी किसी का धन्यवाद करूंगा जब मजदूरों का धन वापस हो, राजकोष में रख ले, अर्थतंत्र उसके हाथ में हो, जनता का ठीक से पालन पोषण करने में वो समर्थ हो। सिर भर चाउर दे दिया, 10 रुपया दे दिया, यहाँ खाना का खोल दिया, बुझाता है सारा व्रत लगा हुआ है, धन तो उसी का है, उसी में से थोड़ा सा खिला दिया लूट करके, तो एहसान क्या कर दिया इसमें? ये तो ठगैती है। कांग्रेस पार्टी को मैंने धन्यवाद दिया है इसलिए इस कोरोना महामारी के दौरान सबसे ज़्यादा सहायता उसी ने पहुंचाई है। वो किस तरीके से, वो कोई गवर्नमेंट तो है नहीं, एक संस्था है जो चंदे से चलती है और पिछले साल तो भाजपा से उसको कम ही चंदा मिला था क्योंकि हुकूमत में तो वो है नहीं, थी नहीं। तो बाइबल में ही एक और कहानी आती है कि ईसा मसीह जहाँ प्रवचन करते थे वहाँ एक बक्सा रहता था चंदे का, उसमें कुछ लोग पैसा कुछ गिराते थे।
राजा महाराजा लोग भी आते थे उसमें उनका प्रवचन सुनने के लिए। शाम को उन्होंने अपने चेलों से पूछा, अच्छा ये बताओ तुम लोग, सबसे ज्यादा चंदा किसने गिराया है? किसने पैसे डाले हैं आज चंदा के बक्से में? तो उनके 12 चेले थे, 12 ने अटकल लगाया। किसी ने कहा फलाने देश के राजा, तो फलाने देश के बादशाह, तो फलाने देश के सेठ। ईसा ने कहा कि नहीं, वो काले कपड़ों वाली जो बुढ़िया आई थी, उसी ने सबसे ज्यादा पैसा गिराया है। तो उनके चेले हंसने लगे, हुजूर आप नहीं जानते हैं, वो तो भिखमंगिन है, 1-2 पैसा गिराई होगी। ईसा ने कहा, मैं जानता हूं उसको, वो भिखमंगिन है, लेकिन सबसे ज्यादा उसी ने गिराया है। इसलिए कि राजे महाराजाओं ने अपनी बढ़ती में से पैसा गिराया, इसने अपनी घटती में से गिराया है, इसको तो खुद ही नहीं है, इसलिए वो सबसे ज्यादा है। उसी तरीके से मैं कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद दूंगा। मजदूरों की मुसीबत की इस घड़ी में उसने भाड़ा देना स्वीकार कर लिया। जो उसने अपने लिए जो चंदे इकट्ठे किए होंगे उसमें से, जिसमें कि और भी घटा ही हुआ है, पार्टी की मजबूती का उसने ख्याल नहीं किया कि पैसे खर्च हो जाएंगे तो पार्टी कैसे मजबूत होगी। उनको चुनाव लड़ करके जीतना जरूरी नहीं है, उन लोगों के विचार ठीक हैं और कांग्रेस की जो परंपरा रही है मुनासिब किस्म के, उसके हिसाब से ये अनुकूल ही पड़ता है। और मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं सोनिया जी को धन्यवाद दूंगा। मजदूरों के प्रति संवेदनशील जो हो, गरीबों के प्रति संवेदनशील हो, कुछ करे न करे, जितना मन पड़े उतना ही करें, लेकिन उसके प्रति हम लोगों को आभारी होना चाहिए। ऐसे अवसर पर सोनिया जी बाजी मार गई, धन्यवाद है उनको। अभी के लिए इतना ही। रात का 9 बजने वाला है, मुझे भी आराम करना है। जय विश्वमुख प्राणी, जय विश्वमुख प्राणी संघ। धन्यवाद।